मैम का सीआरसी लखनऊ परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं तथा साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में अपनी विशेषज्ञता देने हेतु हमारे बीच उपस्थित होने के क्रम में आपके श्री चरणों को सादर प्रणाम भी करता हूं। कार्यक्रम अपनी तय समय के क्रम में आगे बढ़े, इस हेतु मैं उद्घाटन सत्र के क्रम में श्री राजीव रंजन सर, सह आचार्य वाक एवं श्रवण सीआरसी लखनऊ को सादर आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और आज के इस अति विशिष्ट दिवस पर हमारे बीच जुड़े सभी प्रतिभागियों के बीच में, हमारे मुख्य वक्ता के बीच में अपना आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय राजीव रंजन सर। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। आज एंड आई वेलकम मिस अनुराधा मुगी मैम, जो कि मैनेजर हैं परकिंस इंडिया में। और आज का ये जो कार्यक्रम है हेलन केलर्स डे, उसमें हमारे सारे पार्टिसिपेंट जितने भी जुड़े हुए हैं सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और ये जो आप हम सब जानते हैं कि हेलन केलर डे 27 जून को मनाया जाता है और ये खुद में अपने आप में एक जो हेलन केलर थी वो आफ्टर 9 मंथ ड्यू टू बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के कारण उनको ये प्रॉब्लम हुआ सुनने और देखने की। और उसके उपरांत भी उन्होंने बहुत सारे अवसर प्रदान किए, अब्राहम बेल के साथ जुड़े और वहां से उन्होंने अपना ट्रेनिंग शुरू किया और कहीं ना कहीं अपना एक अलग दिनचर्या लेते हुए, अलग से पढ़ाई करते हुए, और उनकी पढ़ाई उस जमाने में वो अमेरिका अल्बाना में शायद जन्म हुआ था उनका, उस समय उन्होंने परकिंस जो सोसाइटी थी वहां उन्होंने सारा अपना शुरू किया था। सो आई थिंक मैडम ज्यादा बताएंगे इनके बारे में, उस डे के बारे में, डीफ ब्लाइंडनेस के बारे में। बस मैं इतना बोलूंगा कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट आज हमसे जुड़े हुए हैं, आप लोग मैडम को सुने और डीप ब्लाइंडनेस के बारे में एज पर हेलन केलर्स डे के जो प्रांत में रखा गया है उनको आप समझें, सीखें और दूसरे को भी सिखाएं। Once again, I would like to welcome all of the participants on behalf of our patron, our director PDUNI PPD, Madam, and our director CRC Lucknow, Sri Ramesh Pandey sir, and all the officials and staffs from the CRC Lucknow जो कि इस कार्यक्रम में जुड़े हैं या कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उन सभी के तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एंड आई ऑल्सो वेलकम मैडम अनुराधा मुंगी मैडम, तो जिन्होंने ये हमारा, आई थिंक इनको कल या परसों बताया गया है कि मैडम हमारा वेबिनार है, हमारे साथ जुड़िए, और आपने अपना जो महत्वपूर्ण समय है हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ओके, थैंक यू नागेश जी, सब टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम अपनी यथार्थ स्वरूपता की तरफ, आज का विषय ओरिएंटेशन टू डेफ ब्लाइंडनेस, ओरिएंटेशन टू टैक्टाइल साइन लैंग्वेज पर हमारे बीच अपनी महंगी उपस्थिति प्रदान कर रही आदरणीय अनुराधा मुंगी मैम को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि मैम आप आए और अपने विशेषज्ञता को हम सभी के बीच में प्रदान करें। आदरणीय अनुराधा मैम। आपका माइक म्यूट है मैम, माइक अनम्यूट करें। माइक म्यूट आ रहा है आपकी तरफ से मैम। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, जी मैम। हाँ, थैंक यू राजीव सर, थैंक यू नागेश जी, एंड थैंक यू रमेश सर, हमको इस इम्पोर्टेंट विषय पे आपने बोलने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी
बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज इस वेबिनार में जुड़े हैं। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? मेरी स्क्रीन दिख रही है? मैडम अभी स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी। ओके, मैं वापस से शेयर करती हूँ। अभी दिखाई दे रहा है आप लोगों को? प्रेजेंटेशन आपका अभी नहीं आ रहा है मैम। नहीं आ रहा है? एक सेकेंड, मैं वापस से ट्राई करती हूँ। अभी दिख रहा है? नो मैम। ओके, मैं एक बार और वापस ट्राई करती हूँ। आई एम सॉरी, ये स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है। सुमित सर प्लीज एक बार आप लॉस कंट्रोल मैडम को दे दें जिससे स्क्रीन शेयर हो जाए। सुमित सर जी, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है सर। मैम उधर से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं यहाँ से प्रेजेंट करता हूँ, आप कंटिन्यू। ओके, अच्छी बात है। हमारी तरफ से आपको अच्छी बात, रिस्ट्रिक्ट अभी नहीं भी है नहीं मैम, दिख आप रहा है? present। अच्छी बात है, मैं वापस से ट्राई करती हूँ क्योंकि वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। एक मिनट में कैंसिल कर। अभी दिख रहा है आप लोगों को? प्रेजेंटेशन अभी नहीं आई है मैम। नहीं दिख रहा है? हाँ, आ गई मैम। आ गई थैंक ना? यू मैम, प्रेजेंटेशन आपकी ओके, आ गई। थैंक यू सो मच। तो आज का जो हमारा विषय है, एक तो डेफ ब्लाइंडनेस और टैक्टाइल साइन लैंग्वेज पे, जिसपे मैं आप लोगों के साथ कुछ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ। तो जब डेफ ब्लाइंडनेस की हम बात करते हैं तो ये बच्चे वो होते हैं जिन्हें देखने में भी और सुनने में भी समस्याएं होती है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लाइंड होते हैं या सिर्फ डेफ होते हैं, इन्हें दोनों तरह की दिव्यांगता होती है, जैसे देख भी नहीं पाते हैं और सुन भी नहीं पाते हैं। जब आप इमेजिन कीजिए, जब आप देख भी नहीं पा रहे हैं, सुन भी नहीं पा रहे हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। तो जो इसकी डेफिनेशन बोलती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ विजन और हियरिंग इम्पेयरमेंट है, जिसके कारण सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन, जिसे हम संप्रेषण भी बोलते हैं। जब आप इमेजिन कीजिए, जब आप देख भी नहीं पा रहे हैं, सुन भी नहीं पा रहे हैं, आप किस तरह से संप्रेषण करेंगे? कई बार आप करेंगे भी तो हो सकता है सामने वाला ना समझे कि क्या बोलना चाह रहा है, या मैं जो कहना चाह रही हूँ हो सकता है बच्चा ना समझे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं संप्रेषण में। फिर ओवरऑल डेवलपमेंट में, जब बच्चा देखता नहीं है, सुनता नहीं है, तो बच्चे का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसमें भी बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मालूम नहीं, अगर मैं आगे थोड़ा सा चल के गया हो सकता है मैं कहीं गिर जाऊं। उस भय से बहुत सारे बच्चे चलने के लिए भी कतराते हैं। तो उस वजह से भी बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स हैं बच्चों के या ग्रोथ है वो मतलब बाधा आती है। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर हमारा जो रेगुलर करिकुलम है, कई बार वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। और अगर आप डेफिनेशन देखते हैं तो ये बच्चे डेफ स्कूल में भी कई बार पढ़ नहीं पाते हैं और ब्लाइंड स्कूल में भी पढ़ नहीं पाते हैं। अगर हम डेफ स्कूल की बात करते हैं तो डेफ स्कूल में क्यों नहीं कर पाते होंगे? क्योंकि कई बार जैसे विजुअल साइन लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, बोल के बताया जाता है, ओरल मेथड किए जाते हैं। अगर बच्चे में विजन इम्पेयरमेंट भी है तो बच्चा कई बार
देख नहीं पाएगा कि टीचर क्या साइन कर रही है, या लिप रीड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए डेफ स्कूल में भी बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। ब्लाइंड स्कूल की जब बात करते हैं तो ब्लाइंड स्कूल में बहुत सारा मौखिक बोल के किया जाता है, बोल के पढ़ाया जाता है। तो वापस, क्योंकि जब सुन नहीं पाते हैं तो कैसे वो बच्चे ब्लाइंड स्कूल में भी पढ़ेंगे। तो जब डेफ ब्लाइंड जब जो बच्चों में होता है उनमें दोनों तरह की दिव्यांगताएं होती हैं। एक तो वो सुन भी नहीं पाते हैं और देख भी नहीं पाते हैं। तो उस वजह से उनका जो सिंगल डिसेबिलिटी स्कूल्स हैं, जैसे डेफ स्कूल्स हैं या ब्लाइंड स्कूल्स हैं, वहाँ पे उनका शिक्षण लेना बहुत कठिनाइयाँ होती है उनको, और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जब हम डेफ ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा टोटली डेफ या टोटली ब्लाइंड हो, पूर्णतः डेफ या पूर्णतः ब्लाइंड। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे में वो दोनों तरह का हो। हम इसलिए उसको क्लासिफाई करते हैं 4 भागों में। एक तो होता है टोटली डेफ विद पार्शियल विजन। हो सकता है कि बच्चा पूर्णतः सुन नहीं पाता है, तो कुछ हद तक वो देख पाता होगा। दूसरा होता है टोटली ब्लाइंड विथ पार्शियल हियरिंग। टोटली ब्लाइंड हो सकता है, मतलब बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो कुछ हद तक बच्चा सुन पाता है। पार्शियल हियरिंग एंड पार्शियल ब्लाइंडनेस, कुछ सुन पा रहा है, कुछ देख भी पा रहा है। और कुछ टोटली डेफ एंड टोटली ब्लाइंड। अगर पूरी तरह डेफ ब्लाइंड, मतलब बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता है और बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। अगर आप फोटो में देखते हैं तो बच्ची ने चश्मा लगाया है, आप लोगों को देख के लगता होगा कि हाँ, इस बच्ची को कुछ दिखता है। जी हाँ, इस बच्ची को थोड़ा बहुत दिखता है और थोड़ा बहुत सुनाई देता है। तो ये बच्ची आती है हमारी तीसरी कैटेगरी में, मतलब जिसे पार्शियल हियरिंग है और पार्शियल ब्लाइंडनेस भी है। और दूसरा जो हमारे राइट साइड में जो बच्चा है, आप उसको देख रहे होंगे, तो टोटली ब्लाइंड है वो, और टोटली डेफ भी है। तो ये हमारी चौथी जो कैटेगरी है, कि मतलब इसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है और बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। तो इस तरह से 4 कैटेगरी में बच्चे हमें दिखते हैं। दूसरा, जब डेफ ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट इंद्रियां जो हम कहते हैं, इम्पोर्टेंट सेंस, वो होता है विजन और हियरिंग, जिससे हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। जब भी आप कहीं नई जगह जाते हैं, आप कैसे जानते हैं जगह के बारे में? आप देखते हैं आपके आसपास में क्या है, कैसे आवाजें आ रही हैं, कितनी सारी चीजें हमें देख के और सुन के पता चलता है। तो जब डेफ ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, तो जब बच्चों में डेफनेस है, ब्लाइंडनेस है, तो जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी इंद्रियां हैं, जब वो काम नहीं कर रही हैं, तो कितनी इंफॉर्मेशन बच्चों को नहीं मिल पाती है। और कई बार इन बच्चों को डेफ ब्लाइंडनेस के साथ साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज भी होती हैं, सेरेब्रल पॉल्सी भी होता है, कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज होती है, ऑटिज्म भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेफ ब्लाइंड है, उनके साथ साथ कई बार आप देखेंगे तो उन्हें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मिलेगी, कई बार सेरेब्रल पॉल्सी रहेगा डेफ ब्लाइंडनेस के साथ में, कई बार ऑटिज्म भी बच्चों में रहता है। और तीसरा पॉइंट है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज लिमिटेड। जैसे मैंने पहले भी बोला कि जब विजन और हियरिंग हमारा सबसे महत्वपूर्ण सेंस है या इंद्रियां हैं, जिससे हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, और यही दोनों सेंस जब काम नहीं कर रहे हैं, सोचिए कितना कम बच्चे उनकी जो इंफॉर्मेशन लेने की जो बोलना चाहिए कि इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनकी हाथ की दूरी तक ही उन्हें इंफॉर्मेशन मिल पाती है। पूरा जो हम पूरा आंखों से या सुन के जितना इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो उस तरह से नहीं ले पाते हैं। उनका सिर्फ इंफॉर्मेशन का दायरा सिर्फ उनके हाथों तक होता है। सबसे बड़ा जो मैं पहले भी बोला, संप्रेषण,
बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है इन बच्चों में, क्योंकि सुन नहीं पा रहे हैं, देख भी नहीं पा रहे हैं, तो किस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, हमें भी कठिनाइयाँ होती है। हम जबकि सब बोल पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, फिर भी शुरुआत के टाइम में हमें भी बच्चे के साथ संप्रेषण करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बच्चा क्या बोलना चाह रहा है उसे समझने में भी कठिनाइयाँ होती हैं। तो जो संप्रेषण की बात करते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है डेफ ब्लाइंड बच्चों का। मूविंग अराउंड, जो अपने वातावरण में घूमना, खासकर नए वातावरण में अगर आप लेके जाते हैं तो बच्चे के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आप बच्चे के साथ में हैं तब थोड़ा बच्चा आपके साथ चल लेगा, लेकिन अगर कहीं नए वातावरण में बच्चे को छोड़ देंगे तो शायद वो वहीं पे बैठ जाएगा जहां आप लेके गए हैं। वो उठ के खुद देखना नहीं चाहेगा कि कहाँ लेके आए हैं आप। तो जो आसपास घूमना या चलना फिरना, उसमें भी बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती है। और सबसे दूसरा तीसरा पॉइंट है कि इंटेंस सपोर्ट लगता है उनकी नीड्स के लिए। अगर आप देखते हैं तो जो हमारे जिन्हें डिसेबिलिटी नहीं होती है, विजन इम्पेयरमेंट नहीं होता है, वो बच्चे खुद से कितनी सारी चीजें सीखते हैं। आप अगर 1.5 साल 2 साल के बच्चे को देखेंगे, वो खुद से उठा के कुछ खाना सीख जाएगा। किसी को ब्रश करते हुए देख के पूरी तरह से ब्रश नहीं करेगा, पर हो सकता है दांत पे ब्रश लगाए, थोड़ा सा घुमाए। पर इस तरह से बच्चे देख के कितनी सारी चीजें सीखते हैं। वहीं सुन के लोगों की बातचीत करते हुए सुनते हैं और कितनी सारे वर्ड्स वो सीखते हैं। पर जब दोनों ही सेंसेस काम नहीं करते हैं, कितने सारी चीजें जो हैं मिस हो जाती है, मतलब जो सीखना है वो सीख नहीं पाते हैं। फिर डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ देयर वर्ल्ड, जो चैलेंज है कि उनको आसपास की चीजें जो हैं, या मैं कहीं नई जगह लेके जाती हूँ, नई क्लासरूम में लेके जाती हूँ, उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि हम कहाँ आ गए हैं। अगर आप लोगों ने बहुत लोगों ने वो जो 5 ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं, जो जिनको हाथी दिखाया जाता है और उनका किस तरह से परसेप्शन होता है। जैसे एक ब्लाइंड व्यक्ति जो हाथी को देखता है, बोलता है कि शायद ये किसी तरह की तो दीवार है, इतना बड़ा है, मतलब कोई दीवार है। दूसरा जिसको कान छुआए जाते हैं, वो बोलता है ये शायद पंखा है। तीसरा व्यक्ति जिसे सूंड सुंगाई जाती है, बोलता है वो जो ट्रम्पेट बजाने का होता है वो है। चौथा जो व्यक्ति है, जो अपना पूंछ, हाथी की पूंछ दिखाई जाती है, तो देख के बोलता है शायद ये किसी कोई रस्सी है। और जब पांचवे को पैर छुआए जाते हैं हाथी के, तो बोलता है ये किसी पेड़ का तना है। तो नहीं देखने की वजह से ये 5 लोगों का कैसा एक हाथी के बारे में उन्होंने किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन दी, कितना अलग हाथी के बारे में बात की, क्योंकि वो देख नहीं पाए। और अगर वही हम लोग देखते हैं तो हम लोग देख के तुरंत बोल देते हैं अरे ये तो हाथी है, पर वो देख नहीं पाने की वजह से कितना अलग अलग उनके इंफॉर्मेशन उन लोगों ने शेयर किया। फिर कई बार जो और कठिनाइयां होती है कि बहुत बार बच्चे आइसोलेशन में रहते हैं, मतलब किसी के साथ, क्योंकि जब संप्रेषण ही नहीं कर पाते हैं, संप्रेषण ही जो मिसिंग है, तो बहुत बार अकेले रहना या अकेले बैठना पसंद करते हैं। कुछ इच्छा नहीं होती है, क्योंकि जब बच्चे देखते हैं सुनते हैं, बहुत सारी आपको चीजें करने की इच्छा होती है। लेकिन जब ये 2 सेंसेस सबसे जो महत्वपूर्ण है, जब वो मिसिंग है, तो आपको कुछ जो मोटिवेशन रहता है, कुछ करने की इच्छा रहती है, वो नहीं हो पाती है। फिर अनेबल टू एंटिसिपेट फ्यूचर इवेंट्स, मतलब जो पूर्वाभास, वो चीज नहीं समझ पाते हैं कि मुझे इसके बाद क्या करना है। अभी मुझे मालूम है या आप लोगों को मालूम है ये सेशन हो जाएगा, इसके बाद आप लोग जाके खाना खाएंगे या थोड़ा अपना आराम से बैठेंगे। लेकिन इन बच्चों को मालूम नहीं या समझ नहीं आता है कि मेरा इसके बाद मुझे क्या करना है। अगर मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूँ तो इसके बाद मुझे कौन सी एक्टिविटी करना है।
तो जो पूर्वाभास या एंटिसिपेशन जिसे बोलते हैं, उसमें भी बहुत बड़ी समस्याएं होती है। और फिर चौथा है कि सोशल रिलेशनशिप, जब आप किसी से बात नहीं कर पाते हैं तो सोशल जो हम खेलते हैं, अगर आप जो जिन बच्चों में ब्लाइंडनेस नहीं होता या डेफनेस नहीं होता, आप उन्हें देखेंगे तो वो दूसरे बच्चों के साथ खेलेंगे। या सिर्फ जो सिंगल डिसेबिलिटी वाले हैं वो भी कई बार, जैसे ब्लाइंड होगा बच्चा, वो हो सकता है सुन के दूसरों के साथ संप्रेषण करे या कुछ गाए या कम्युनिकेट करे। या डेफ होगा तो वो देख के कुछ किसी से साइन में या थोड़े से कुछ एक्सप्रेस करे, वर्ड्स एक्सप्रेस करे या कुछ जेस्चर्स बताए। पर जब डेफ ब्लाइंड हैं, दोनों डिसेबिलिटी नहीं है, तो सोशल रिलेशनशिप मतलब किसी के साथ बातचीत करना या किसी के साथ खेलना, ये बच्चों में दिक्कतें आती हैं। और जैसे पहले भी बोला कि डिलेज इन डेवलपमेंट, मतलब जब आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कई बच्चे होते हैं जो खुद से खा नहीं पाएंगे या खुद से ब्रश नहीं कर पाएंगे, खुद चलना नहीं चाहते हैं, खुद से खेलना नहीं चाहते हैं, बैठे रहेंगे बहुत समय समय तक एक ही जगह पे, चलना नहीं है, तो आपका बहुत सारा जो डेवलपमेंट है वो डिले हो जाता है। फिर कई बार इन बच्चों को मिसलेबल किया जाता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है इनमें या ऑटिज्म है। ये कारण इसलिए भी है कि कुछ बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कई बार बच्चा हो सकता है कि आंख को कंटिन्यूअसली रब करता रहे, पूरे टाइम मलता रहे। हो सकता है जब कई कई डेफब्लाइंड बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लाइट की तरफ देख के अपनी उंगलियां घुमाते हैं जिससे उन्हें कुछ मूवमेंट्स दिखते हैं। तो इस तरह के, या पूरा टाइम हिलते रहेंगे, आप बैठे हैं उनके सामने हिलते रहेंगे, तो कई बार उनको ऐसा भी लेबल किया जाता है कि इनमें ऑटिज्म है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है। और तीसरा है कि इनकी एक यूनिक लर्निंग स्टाइल्स होती है, मतलब अलग तरीके से सीखना चाहते हैं, क्योंकि जब देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, तो कई अलग जो इंद्रियां हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हो सकता है कई बच्चा कुछ चीजें मुंह में डालेगा, आप सोचेंगे ये क्या कर रहा है, क्यों इसकी ऐसी आदत है, पर हो सकता है वो बच्चा जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या चीज है, ये खाने वाली चीज है या नहीं खाने वाली चीज है। हो सकता है सूंघने की कोशिश करे कि क्या है, ये कोई फल है या कुछ प्लास्टिक की वस्तु है, क्या है। तो इस तरह कुछ बच्चे हैं जो टेबल पे बजा के भी देखते हैं कि क्या चीज है। तो इस तरह से हर बच्चे का एक अपना सीखने का तरीका होता है, इसलिए बोलते हैं यूनिक लर्निंग स्टाइल, मतलब अलग तरीके से सीखना चाहते हैं। अगर आप फोटो में देखेंगे तो जो ये बच्चा है वो एक अमरूद अमरूद की पहचान करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने अपने आंख के एकदम नजदीक उस अमरूद को लाया है, जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या चीज है, इसका कलर कैसा हो सकता है, क्या है ये, छू के पहचान कर रहा है। और दूसरी बार अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो वो सूंघ रहा है कि क्या चीज है ये। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बच्चों का एक अपना लर्निंग या सीखने का तरीका होता है। जब पूरी तरह से देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, तो अलग अलग इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, सूंघेंगे या एकदम आँख के पास लाएंगे या वो बजा के देखेंगे या खा के देखेंगे। कई बार बहुत सारे बच्चे डिफेंसिव टू टच, मतलब हाथ, हम बोलते हैं कि ये जो हाथ हैं ये बच्चों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसी से सारे बच्चे सब चीजें सीखते हैं। जब वो देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, तो हाथ ही उनकी आंखें बन जाती हैं। तो कई बच्चे होते हैं जो बहुत डिफेंसिव होते हैं छूने में, खासकर नई चीजें छूने अगर आप देंगे तो वो तुरंत हो सकता है आपका हाथ झटका लें, अपना हाथ पीछे कर लें और ना दें आपको। ये फोटो में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में एक बच्चा है जिसे मतलब सूखी चीजें उसे
खेलना पसंद है या सूखी चीजें पसंद है, तो इस बच्चे को जब हमने सूखी चीजों में कुछ चीजें डाल के एक्सप्लोर करने के लिए दिया या चीजें निकालने के लिए दिया, उसने बहुत अच्छे से किया। पर वही चीजें जब हमने पानी का इस्तेमाल किया इस बच्चे के साथ, इसने तुरंत रोना शुरू किया और तुरंत हाथ निकाल लिया, क्योंकि उसे पानी में खेलना ज्यादा पसंद नहीं है। वहीं राइट साइड में जो बच्ची है, उसके साथ ऐसा है कि उससे सूखी चीजें ज्यादा पसंद नहीं है और उसे पानी में खेलना और पानी में चीजें ढूंढना बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसलिए उसे पानी का इस्तेमाल करके चीजें छूने के लिए दी गई। तो हर बच्चे का एक, वापस जैसे मैंने बोला कि हर बच्चे का एक अपना यूनिक लर्निंग स्टाइल है, अलग अलग तरीके से बच्चे सीखते हैं। तो बहुत कई बार जैसे मैं एकदम जाके हाथ पकड़ लूंगी तो हो सकता है बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आए, वो तुरंत हाथ हटा दे मेरा, या झटक दे या मुझे काटने की भी कोशिश करे। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं जब भी बच्चों के साथ काम करना है तो थोड़ा सा जो शोल्डर पे हाथ रख के टैप करके फिर बच्चों का हाथ पकड़ते हैं, कि उन्हें पता चले कि हाँ, कोई टीचर आया है या कोई व्यक्ति आया है जो मुझसे बातचीत करना चाह रहा है। फिर हमारा जो हमारी जो धारणा है कि हर बच्चा जिसे डेफ ब्लाइंडनेस है वो कम्युनिकेट कर सकता है, संप्रेषण कर सकता है, बस हमें एक अच्छा सा माध्यम उनके लिए सिलेक्ट करना होता है। जब साइन लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो साइन लैंग्वेज सिखाते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बच्चे की बौद्धिक क्षमता। अगर बच्चे की बौद्धिक क्षमता कम है या वो नहीं सीख पाता है तो मैं उसको बहुत वाक्यों में साइन लैंग्वेज नहीं सिखाऊंगी। हो सकता है मैं कुछ उसको बेसिक जेस्चर्स या बेसिक साइंस, जैसे खाना खाना, पानी पीना, चाय पीना, ऐसी कुछ छोटी छोटी जो साइंस हैं या बेसिक साइंस हैं, उतने तक ही मैं बच्चे को रखूंगी। अगर बच्चे का बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, और बहुत सारे ऐसे डेफ ब्लाइंड व्यक्ति हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, तो वो बहुत अच्छे से साइन लैंग्वेज में संप्रेषण कर पाते हैं। मोटर एबिलिटी मतलब गामक क्षमता, वो भी वापस देखेंगे कि बच्चे को हाथों में कोई समस्या तो नहीं है। अगर हाथों में समस्या है, जैसे खासकर जब बोला कि हो सकता है इन बच्चों को डेफ ब्लाइंडनेस के साथ सेरेब्रल पॉल्सी भी होता है, तब फिर देखने की जरूरत है कि बच्चा कितना हैंड मूवमेंट्स या हाथों का इस्तेमाल कर सकता है साइन लैंग्वेज करने के लिए। तीसरा जो है हम ध्यान रखते हैं कि एक्सपोजर, मतलब बच्चे को कितना अवसर मिलता है साइन लैंग्वेज करने का। खासकर अगर आप गांव में देखेंगे तो गांव में तो कहीं भी आपको स्पेशल स्कूल्स नहीं दिखते हैं। बहुत सारे गांव में हमने जहाँ काम किया है वहाँ पे स्पेशल स्कूल्स बिल्कुल ना के बराबर है। तो वहाँ पे बच्चे को किस तरह से अवसर मिल पाएगा? बहुत कम अवसर मिल पाते हैं। जब हमारे सीबीआर वर्कर या टीचर जाके उन्हें सिखाते हैं तब उन बच्चों को अवसर मिलता है। तो ये अवसर का भी देखना बहुत जरूरी है। जब हम साइन लैंग्वेज की शुरुआत करते हैं तो कैसे शुरुआत करते हैं? क्या मैंने आज बच्चे को लिया, अरे आओ चलो हम साइंस सीखते हैं, ऐसा हम नहीं करते हैं। हम ये देखते हैं कि बच्चे का लेवल कैसा है, बच्चे का मतलब बौद्धिक क्षमता कैसी है, उसकी उम्र क्या है। जैसे अगर मैं बहुत बड़े बड़े वाक्य, अगर बच्चा छोटा है, बहुत बड़े बड़े वाक्य में उससे बात करने लगूंगी, बच्चे को कुछ समझ नहीं आएगा। तो मुझे शुरुआत करनी होगी बच्चे की आयु देखते हुए छोटे छोटे साइंस के साथ। फिर दूसरी बात है कि हम कीवर्ड्स, जरूरी नहीं है कि मैं पूरा उसके साथ वाक्य में बोलूंगी कि चलो हम आज बॉल से खेलेंगे, बड़ा वाक्य है, हो सकता है मैं उसको सिर्फ बॉल बॉल की साइन करके दिखाऊंगी कि ठीक है, ये एक कीवर्ड मैंने ले लिया है कि बॉल। पूरा वाक्य का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक कीवर्ड लिया है जो छोटा है और बच्चे को समझ आ सकता है। तीसरा है कि
अंडरस्टैंड द मीनिंग, कि जो भी मैं बात कर रही हूँ बच्चे को उसका अर्थ समझ आना चाहिए। अभी जैसे मैं कुछ एकदम एब्स्ट्रैक्ट कुछ बोल दूंगी कि आकाश में आज बादल हैं, हो सकता है छोटा बच्चा है उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि क्या बोल रही है। तो जो भी हम बोलेंगे सिंपल और मीनिंगफुल बोलेंगे, ऐसा एब्स्ट्रैक्ट जो मतलब बच्चे को एकदम समझ ना आए, इस तरह से हम शुरुआत नहीं करेंगे। फिर ऐसे साइंस के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे जो बच्चे को मोटिवेट करे, है ना। तो जो मोटिवेट करता है बच्चों को, जैसे खेलना, खाना या म्यूजिक, तो ऐसे साइंस के साथ हम इंट्रोड्यूस करेंगे। छोटे छोटी साइंस, खेलना, खाना और म्यूजिक। अगर इस बच्ची के साथ देखेंगे तो टीचर के साथ खूब खुश होके वो खेल रही है, तो उस खेल खेल में उसने खेलने का साइंस सीखा। तो जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये भी देखना जरूरी है कि साइंस जब भी हम सिखा रहे हैं तो बच्चे के लिए भी कुछ एक मोटिवेशन रहे। जब साइंस हम बात करते हैं तो हम दिन भर में कहीं ना कहीं वो चीज या एक्टिविटी के दौरान रिपीट होती रहे। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बोला कि मैंने आज बच्चे का सोचा कि चलो आज मैं इसकी साइन लैंग्वेज क्लास लेती हूँ और इसे बैठ के आज सारे साइंस सिखा दूंगी। हम इस तरह से साइंस नहीं सिखाते हैं। हम जब भी साइंस सिखाते हैं हम कुछ एक्टिविटी के थ्रू साइंस सिखाते हैं। जैसे अभी खाने की एक्टिविटी ली तो मैं उसे बताऊंगी कि चलो अभी हम लोग खाना खाने जाएंगे, खाना खाना खाने जाएंगे, पानी पीना है तुमको, पानी पीना है। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी के दौरान ही हम साइंस सिखाते हैं। हेलो ऐसा मैडम। नहीं कि आज क्लास में बिठाया और सारे साइंस सिखा दिए, नहीं। ये मैडम काइंडली साइंस, चेंज द स्लाइड मैडम। ओ मैंने किया है। मैडम काइंडली चेंज द स्लाइड मैडम। मैंने चेंज किया है। मैडम एक्चुअली मैं आपकी स्लाइड चेंज नहीं हो रही, तो प्लीज आप जब दूसरी स्लाइड पे जाएं तो उसको सिलेक्ट कर दीजिएगा मैडम प्लीज। ओके ओके, एक सेकेंड, मैं जाती हूँ वापस। ओके, अभी दिख रहा है आप लोगों को? हेलो? यस यस मैम, मैम, यस। क्लियर। तो हम लोग ये साइंस दिन भर में करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं आपको भी बताया कि क्लास ले ली और साइंस सिखाई, ऐसा नहीं है। जब भी हम कुछ एक्टिविटी करा रहे हैं उस दौरान हम साइंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसे साइंस भी हम सिखाते हैं जहाँ पे बच्चे को खुश होना, कुछ अगर तकलीफ है या कभी गुस्सा आ रहा है उसके बारे में भी साइंस सिखाना जरूरी है। क्योंकि कई बार अगर आप देखते हैं तो ऐसा भी बच्चे होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अगर उन्हें गुस्सा आ रहा है। कई बच्चे होते हैं जो अपने सिर को मारेंगे या अपने आप को खुद को मारेंगे या किसी को काटेंगे या खुद को काटेंगे। तो ऐसे समय हम थोड़े से ऐसे साइंस भी इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे वो खुद को बता पाए कि मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। तो इस तरह से सारे साइंस भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर आप फोटो में देखेंगे तो बच्चा खेल की एक्टिविटी क्योंकि उसे बहुत पसंद है, और अगर आप देख रहे होंगे उसका चेहरा एकदम खुशी से, वो खूब प्रसन्न है और खूब खुश है क्योंकि उसे उसके साथ बॉल का खेल खेला गया है और जो उसे बहुत बेहद पसंद है। तो अ, वो बच्चे के चेहरे पे ही दिख रहा है कि वो कितना खुश है। और छोटे से ही उस बच्चे के साथ साइंस, बेसिक साइंस इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। विजुअल साइनिंग, जब विजुअल साइनिंग की बात करते हैं
तो आप लोगों ने भी सभी ने देखा होगा कि जो हमारे जिन लोगों को सुनाई नहीं देता या हियरिंग इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं वो अधिकतर विजुअल साइंस करते हैं, जो देख के आपस में समझ लेते हैं, थोड़ी सी दूरी पे भी खड़े होके वो लोग समझ लेते हैं कि क्या बात कर रहे हैं या क्या बोलना चाह रहा है सामने वाला, या मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें विजुअल साइंस, मतलब दूर से भी अगर मैं कर रही हूँ तो वो समझ जाएंगे। तो वो देख के जो बातचीत होती है उसे विजुअल साइंस कहते हैं। टैक्टाइल साइन जो जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, टैक्टाइल साइन ये एक ऐसा माध्यम है जिससे संप्रेषण किया जाता है, जिसमें छूकर संप्रेषण किया जाता है। तो जो डेफ ब्लाइंड बच्चे हैं वो हमेशा टैक्टाइल साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप फोटो में देखेंगे तो एक टीचर है जिसने अपनी नाक पे अंगूठे को रखा हुआ है, उसका मतलब माँ है। तो जो डेफ ब्लाइंड व्यक्ति है या बच्चा है उसने टीचर की हाथ पे हाथ रखा हुआ है और इस तरह से वो जान रहा है कि टीचर क्या साइन कर रही है। तो हमेशा टीचर के हाथ पे बच्चे का हाथ रहेगा और वो समझेगा कि क्या साइन टीचर कर रही है। तो जब टैक्टाइल साइन लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो पूरा हाथों के द्वारा किया जाता है। और ये हम जो साइंस करते हैं तो वो रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव, मतलब ग्रहणात्मक और अभिव्यक्ति दोनों के लिए हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चा सुन रहा है कि टीचर क्या बोल रही है और बच्चा साइन नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। अभी इस फोटो में देखेंगे तो ये काफी अच्छा जैसे कॉग्निशन है, जैसे बहुत अच्छी समझ है, वो अपनी टीचर के साथ संप्रेषण कर रहा है, जहाँ टीचर उसे बता रही है और वो खुद भी एक्सप्रेस कर रहा है कि वो क्या समझा है उसके बारे में, वो खुद भी टीचर के साथ संप्रेषण कर रहा है। तो जब हम टैक्टाइल साइन लैंग्वेज की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ रिसेप्टिव कम्युनिकेशन करेगा कि सिर्फ टीचर क्या बोल रही है वो सुनेगा, ऐसा नहीं होता है। बच्चा एक्सप्रेस करना भी सीखता है और करता है। तो इसीलिए टैक्टाइल कम्युनिकेशन दोनों के लिए होता है कि रिसेप्टिव कम्युनिकेशन भी है और एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन भी है। जब साइन लैंग्वेज जब हम बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं जिन्हें डेफ ब्लाइंडनेस होता है, तो हम लोग शुरुआत जैसे कई बार नेम साइन, मतलब हर बच्चे का अपना एक नेम साइन होता है, पर्सनल आइडेंटिफायर होता है। जैसे मेरा भी खुद का नेम साइन है, जैसे मेरा अनुराधा है तो मैं ए करके अनुराधा करती हूँ ऐसे, क्योंकि मैं बैग लेती थी तो मेरा पर्सनल आइडेंटिफायर बैग होता था, तो मुझे इस तरह से साइन दी गई थी कि अनुराधा, ए करके अनुराधा। और दूसरी चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, यूज टोटल कम्युनिकेशन मेथड। मतलब जब भी हम साइन सिखा रहे हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं साइन किए जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ। मैं हो सकता है कुछ अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। हो सकता है अभी जैसे इस फोटो में अगर आप देखते हैं तो बच्चा साइन सीख रहा है, नंबर सीख रहा है। तो उस बच्चे को काफी हद तक दिखता है, आपने देखा, आप देख रहे होंगे तो उस वो फॉन्ट साइज जो है वो थोड़े बड़े रखे हुए हैं। पास में भी एक जो थोड़ा शीट आती है जिसमें नंबर्स जोड़े जाते हैं वो भी रखी हुई है। तो बच्चे ने 3 नंबर पे उंगली रख के और वो 3 नंबर का साइन भी कर रहा है। तो ये एक टोटल कम्युनिकेशन का माध्यम हुआ। अगर हो सकता है मुझे बच्चे को संतरा सिखाना है तो संतरे की साइन सिखानी है तो मैं संतरा लूंगी, उसे ऑरेंज छुआ के, बच्चा पूरा हो सकता है छू के संतरे को देखे, सूंघे, अगर दिखता है तो कलर पास में, आंखों के पास में लाके कलर देखे और उसको छू के फिर बच्चा भी साइन लैंग्वेज करना सीख सकता है कि हाँ ये ऑरेंज है, ये जो फल है ये ऑरेंज है।
तो इस तरह से जब भी हम साइन लैंग्वेज सिखाते हैं या कुछ भी किसी भी तरह का संप्रेषण बच्चों के साथ करते हैं, तो हम लोग टोटल कम्युनिकेशन की बात सबसे ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। जब टोटल कम्युनिकेशन की बात आप करेंगे तो उसमें हो सकता है कुछ पिक्चर्स आए, कुछ ऑब्जेक्ट्स आए और स्पीच आए, थोड़ा विजुअल्स आए, तो इस तरह से टोटल कम्युनिकेशन किया जाता है। और कुछ चीज़ें जब साइन लैंग्वेज की बात करते हैं तो ध्यान में बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। तो एक तो हैंड पोजीशन, मतलब हाथों का हमने ध्यान रखना है कि एक तो पहली चीज़ बच्चे के लेवल पे हमने साइन करना है। अगर बच्चा नीचे बैठा हुआ है और मैं खड़ी होके उसका हाथ लेके साइन कर रही हूँ, तो बच्चे के लिए भी बहुत कंफर्टेबल नहीं होगा और मेरे लिए भी, क्योंकि मेरे भी शोल्डर दुखने लगेंगे और बच्चा भी ढंग से समझ नहीं पाएगा क्या करेगा। तो मैं जब अगर बच्चा नीचे बैठा है तो मैं भी बच्चे के साथ नीचे बैठ के उससे बातचीत करूंगी, उससे साइन में बातचीत करूंगी। ठीक है। दूसरा है पेस, मतलब गति। ठीक है। तो जब पेस की बात करते हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जो हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड व्यक्ति होते हैं या एडल्ट्स होते हैं, वो लोग बहुत स्पीड में बात करते हैं, बहुत फास्ट साइन करते हैं, जो लोग कई बार अच्छे से समझ लेते हैं। कई जो अच्छे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स हैं वो लोग भी समझ लेते हैं। पर जब हम डेफ ब्लाइंड बच्चों के साथ जब साइंस शुरुआत की बात करते हैं या साइन लैंग्वेज की बात करते हैं, तो पेस का ध्यान या गति का ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा नाम अनुराधा है, तो मैं आपको 3 प्रकार से साइंस करके बताऊंगी, देखिएगा। मैंने किया पहले बहुत फास्ट, माय नेम इज अनुराधा। ठीक है, ये बहुत फास्ट किया मैंने। अभी देखिएगा, माय माय नेम इज अनुराधा। ये मैंने बहुत धीमा किया। हो सकता है बच्चा आपका इंटरेस्ट लूज कर जाए कि क्या बोल रही है, ये क्या कहना चाह रही है। तो इसलिए माय नेम इज अनुराधा। ये जो तीसरा था, ये मैंने थोड़ा सा कम गति में और कम स्पीड में या कम, बहुत ज़्यादा भी कम स्पीड में बात नहीं की, मैंने माध्यम स्पीड में बात की। क्योंकि कई बार अगर आप बहुत धीरे भी बोलेंगे तो हो सकता है बच्चा आपका इंटरेस्ट लूज कर जाए, बहुत फास्ट भी बोलेंगे हो सकता है समझ ना पाए। तो इसलिए जब भी हम पेस या गति की बात करेंगे तो थोड़ी माध्यम होनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम बच्चों के साथ, डेफ ब्लाइंड बच्चों के साथ काम करते हैं, ये जानने की बहुत ज़रूरत होती है कि बच्चे की पसंद और नापसंद क्या है, या क्या करना पसंद करता है, क्या नहीं करना पसंद करता है। इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम, जब वो बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर किसी बच्चे को पानी में खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं बार बार उसको पानी में खेलने ले जा रही हूँ और उसका हाथ पानी में डाल रही हूँ, कल से वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहेगा, बोलेगा मुझे नहीं करना है इनके साथ, पूरा टाइम मुझे पानी में काम करवाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे की पसंद और नापसंद क्या है। गिव अपॉर्चुनिटी टू द चाइल्ड टू एक्सप्रेस। बहुत बार हम लोग ही बात करते जाते हैं। अभी जैसे, क्योंकि ये वेबिनार है, अगर ट्रेनिंग होता तो शायद आप लोगों की भी आवाज़ में सुन पाती, पर वेबिनार है तो ये हो रहा है कि मैं ही बोले जा रही हूँ और आप लोगों को कोई एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला अभी तक। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं ही बच्चे से पूरा टाइम बात कर रही हूँ और बच्चा कहीं एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो हम लोग ये अपॉर्चुनिटी ध्यान में रखते हैं कि जब भी हम बच्चे के साथ बातचीत कर रहे हैं तो बच्चे ने भी अपने जो भी उसके एक्सप्रेशंस है उसे अभिव्यक्त करते आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं ही बोली जा रही हूँ और बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है। वो चीज़
हमेशा ध्यान रखिए कि नहीं होना चाहिए। एडेप्टिव साइंस, कई बार बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें सॉरी मैम, आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा, थोड़ा सा स्लाइड मैम नहीं सेलेक्ट हो रहा करते है। जाएं। जी अभी जी। अभी दिख रहा है। तो एडेप्टिव साइंस की जब हम बात करेंगे, सेम स्लाइड है मैम, सेम ही स्लाइड खुली हुई है। अभी स्लाइड नंबर देखिए। 16 पे अभी दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये एडेप्टिव साइन आया है अभी। अभी नहीं मैम। क्या आ गया था? थिंग्स टू कीप इन माइंड, कुछ चीजें जो ध्यान रखना है हमें। अ, ठीक है, मैं ये 2-3 ही स्लाइड बची हैं। एक तो एडेप्टिव साइन की जब हम बात करते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि जो साइंस परफेक्ट हैं वही बच्चा परफेक्टली करे। ठीक है, हो सकता है कुछ चेंजेस बच्चा कर सकता है, कुछ थोड़े बहुत बच्चे की ज़रूरत को देखते हुए हम भी चेंज कर सकते हैं। हो सकता है जैसे खाने की साइन है, ज़रूरी नहीं है जिस बच्चे को कुछ मोटर इश्यूज हो, ज़रूरी नहीं है वो खाने की साइन पूरी इस तरह से ही करे। हो सकता है 2 उंगलियों को रखते हुए वो साइन करे, तब भी हमने उसे समझ लेना है कि हाँ, ये उसने खुद की बनाई हुई है क्योंकि वो पूरी उंगलियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। हो सकता है हमें कुछ साइंस जो बच्चे की ज़रूरत को देखते हुए हमें कुछ अडेप्ट करने हो। ठीक है, तो इस तरह से हमें एडेप्टिव साइंस भी करने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे साइंस जो बच्चे कर नहीं पाएंगे, बच्चे की ज़रूरत को देखते हुए हमें थोड़े बहुत चेंज उनमें करने होंगे। कोएक्टिव साइंस, जब कोएक्टिव साइंस की बात करते हैं तो इसमें ऐसा होता है कि जो बच्चा है सामने बैठा होता है और टीचर पीछे बैठा रहेगा या खड़ा रहेगा, और साथ में वो दोनों साइंस करते हैं। आपको ये स्लाइड दिख रही है क्या नागेश जी? नहीं मैम, हमारे पास जो स्लाइड है वो स्लाइड नंबर 16 आ रही है। ओके, 16वें नंबर की स्लाइड अभी तक दिखाई ये दे रही है। ये वाली, ये वाली अभी चेंज नहीं, हुई? अभी हुई है? कोई नहीं, आप कंटिन्यू करें, वो हमें लगता है स्लाइड हैंग कर गई है। ओ, कोई नहीं, कोई नहीं, आप कंटिन्यू करें। हाँ, क्योंकि एक लास्ट भी स्लाइड है ये हाँ हाँ, कोएक्टिव प्लीज साइंस। प्लीज। जी, हाँ कोई तो, नहीं। हाँ तो जैसे कोएक्टिव साइंस की जब हम बात करते हैं, कोएक्टिव मतलब साथ साथ, मतलब टीचर जो साइन कर रहा है बच्चा भी उसके साथ साइन करेगा। हो सकता है कुछ प्रार्थना हम करा रहे हैं तो पीछे खड़े होके भी, जैसे हम लोग प्रार्थना करते थे, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तो मैं बच्चे के पीछे खड़े होके भी बच्चे के साथ साइन करूंगी, जो बच्चा भी मेरे साथ साथ साइन करेगा, तो उसे कोएक्टिव मतलब साथ साथ हम लोग साइन करेंगे, टीचर और बच्चा। तो ये एक और भाग होता है साइन लैंग्वेज का कि कोएक्टिव साइनिंग। अभी भी नहीं दिख रहा है आपको? मेरी लास्ट स्लाइड है हेलेन केलर की, जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि लाइफ इज आइदर अ डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग एट ऑल। मतलब हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया संघर्ष के साथ कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, नहीं तो हमारी जो जीवन है वो व्यर्थ नहीं होगा। जैसे हेलेन केलर, जो डॉक्टर हेलेन केलर थे, डेफ ब्लाइंड होने के बावजूद इतना पढ़ी हैं वो कि उन्होंने डॉक्टरेट भी किया, बहुत सारी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, और आज वो बहुत सभी दुनिया में मानी जाती हैं, क्योंकि दोनों मतलब दोनों इंद्रियां नहीं थी उनके पास, ना वो सुन पाती थी ना देख पाती थी, उसके बावजूद इतना पढ़ी, इतना कुछ सीखा उन्होंने। तो इसलिए उन्होंने यही कहा है कि बहुत हमारी जो जिंदगी है काफी उसमें एडवेंचर है, और काफी हमें कठिनाइयों के साथ कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, नहीं तो हमारी लाइफ कुछ काम की नहीं है, या कुछ हम नहीं सीख रहे हैं नया, या कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो
हमें तो सब पूरा दिखाई देता है, सुनाई देता है, और हम लोग करते भी हैं कुछ कुछ अलग अलग। तो वही है कि हमें पूरा समय कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी में सीखना चाहिए और करते रहना चाहिए। इसी के साथ ये मेरा लास्ट प्रेजेंटेशन था। आप सभी का धन्यवाद। नागेश जी सॉरी, ये स्लाइड नहीं दिख पा रही है। कोई नहीं मैम, कोई नहीं। आपका प्रेजेंटेशन जी हो और गया है। प्रेजेंटेशन के अंतर्गत जो विशेषज्ञता रखी गई वो हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ग्राह्य युक्त थी मैम। जी हमारे जितने प्रतिभागी हैं, ओरिएंटेशन टू डेफ ब्लाइंडनेस एंड ओरिएंटेशन टू टैक्टाइल साइन लैंग्वेज पर अगर आपके मनोभाव, आपके कोई प्रश्न है तो प्लीज आप मैम के समक्ष रखें। प्रतिभागी जन, प्रतिभागियों के जो भी प्रश्न हो मैम के सामने रखें। मैडम नमस्ते। माय नेम इज जी, प्रीति good शर्मा, मैं सीआरसी लखनऊ से हूँ। हाय प्रीति। हेलो मैम। पहचान गई। मैं तो ठीक हूँ मैम। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने मैम बताया कि एक आपका मैम लास्ट टॉपिक था कोसाइन लैंग्वेज। कोएक्टिव। हाँ हाँ जी, तो जी। जैसे आपने मैम बोला कि बच्चे को प्रेयर करके हम साइन करके सिखाएंगे, तो हाँ मैम ये किस तरीके से करेंगे जबकि बच्चा तो एकदम लाइन में खड़ा है और आप बोल रहे हो कि टीचर बच्चे के पीछे खड़े रहेंगे। जी, नॉट नेसेसरी प्रीति। जैसा प्रेयर का मैंने बोला, तो बच्चे की हाइट या मेरी हाइट एक जैसी है, ठीक है। या जी बच्चा मेरे से थोड़ा लेवल में कम है, तो मैं जी इजीली बच्चे को सामने खड़ा करके उससे उसका हाथ लेके उससे साथ में साइन करवा सकती हूँ, ठीक है। जी क्योंकि जी बच्चे का हाथ मेरे हाथ पे ही रहेगा। जब भी मैं जी जी कोएक्टिव साइंस भी करूंगी तो बच्चे का हाथ हमेशा मेरे हाथ पे रहेगा, और वो उस तरह से मेरे साथ साथ साइंस करता रहेगा। और ओके जरूरी नहीं ओके है प्रेयर में ही, हो सकता है मैं कुछ जी एक्टिविटी भी करा रही हूँ, तो मैं बच्चा मेरे सामने बैठा है। अगर आपको याद होगा तो हमने जो आपके साथ ग्रुप एक्टिविटी की थी, रोल मैम प्ले यस वाली, है ना। तो वो मैं नाम भूल गई वो पार्टिसिपेंट का, उनके साथ बैठ के मैम सामने हमने कुछ एक्टिविटी किए थे, जी याद है। तो वो को एक्टिव जी साइनिंग कर रही थी मैं साथ में, क्योंकि हम लोग वो मेरे सामने बैठ के हम लोग साथ साथ कर रहे थे, तो वो को एक्टिव नॉर्मल साइन। कम्युनिकेशन, जैसे मैं चाय पीने जा रही हूँ तो ये सब भी इसी साइन लैंग्वेज के अंतर्गत मैम आएंगे। सॉरी प्रीति, क्या वापस से रिपीट करेंगे प्लीज। मैं मैम आपने मैम जो ग्रुप में एक्टिविटी कराया था हम्म उसमें टॉपिक ये था कि मैं साथ में चाय पीने जा रही हूँ। हम्म। तो, ये मैम एक्टिविटी के थ्रू आपने मैम करवाया था, तो इसी एक्टिविटी को मैम को एक्टिविटी बोलते हैं। तो ये हाँ मैम आपने ग्रुप में करवा भी चुकी हैं आप। हाँ, तो क्या होता है को एक्टिविटी में प्रीति, जैसे साइंस हम पूरा टाइम करते हैं, ठीक है। कोई भी हम्म, एक्टिविटी लो आप, साइन तो हम कर ही रहे हैं कि जी हम लोग जा रहे हैं, पर को एक्टिविटी में मैं बच्चे के पीछे बैठ रही हूँ, जी ठीक है। और जी बाकी समय मैं हो सकता है सामने खड़े होके बच्चे के साथ बात कर रही हूँ कि चलो, जी सामने खड़ी हूँ और मैं उसको बोल रही हूँ कि चलो अभी हम खाना खाने जाएंगे, ठीक है। ये हम्म मैंने हो सकता है सामने खड़े होके बात की, पर हो पीछे जब मैं बैठूंगी और बच्चे का हाथ साथ में हम लोग करेंगे साइन, तब उसको कोएक्टिव साइन बोलते हैं, कि ओके पीछे खड़े होके बच्चा भी मेरे साथ में कर रहा है। जी हो सकता है जब सामने खड़े होके मैं बात कर रही हूँ तो वो कोएक्टिव नहीं है, क्योंकि बच्चा सिर्फ सुन रहा है, ठीक है। जी पर जब मैं पीछे बैठ के हम दोनों के मूवमेंट साथ साथ हो रहे हैं, तब हम्म हम उसको कोएक्टिव बोलते हैं, जब बच्चा भी मेरे साथ में कर रहा है, ठीक है। जी ऐसा नहीं हो रहा है कि सिर्फ बच्चा सुन रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, उसमें ओके हम दोनों साथ में मिलके साइन करेंगे, तो ओके, उसको थैंक यू को मैम। एक्टिविटी बोलते हैं, को एक्टिव साइन बोलते हैं। जी थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो। नमस्ते।
हाँ बोलिए हेलो मैम, शिवानी। मैं शिवानी बोल रही हूँ मैम। जी शिवानी। मैम मैं यहाँ गेस्ट टीचर स्पेशल एजुकेटर हूँ दिल्ली हम्म, में। तो जी। मैम मुझे एक समस्या आती है, जैसे कुछ बच्चे मेरे पास आईडी आ जाते हैं अब, हम्म। और जो मेरे साथ एसटी है वो तो देख के कुछ चीजें कर लेते हैं। अगर बाई चांस ऐसी कंडीशन आती है, टफ एंड वैसे बच्चे अगर मुझे मिल जाते हैं, तो मैं उसे कैसे ट्रीट करूंगी? थोड़ा सा यहाँ मुझे दिक्कत, क्योंकि मैं खुद एक वीआई पर्सन हूँ। ओके। Yes, ma'am. आपने सबसे पहले तो जब अब बच्चों के साथ काम करेंगी तो बच्चे की हाँ जी। उम्र के अनुसार आपने काम करवाना है बच्चे को, ठीक है। ओके ओके मैम। तो जी मैम। हाँ, तो जैसे अब बच्चे को अगर विजन इम्पेयरमेंट है बच्चे को आईडी जी के मैम। साथ में, तो अगर हाँ जैसे जी। आप कुछ एक्टिविटी सिखा रही हो, जैसे खाने की एक्टिविटी ले लें फॉर एग्जांपल, मैं खाने की एक्टिविटी दिखा रही हूँ, तो आप ओके। बच्चे को पूरा इंट्रोड्यूस कराओगे। खाने में आप जी। क्या क्या इस्तेमाल करती हैं वो बताइएगा आप मुझे। खाने जैसे के बच्चों का लिए जैसे कि खाने के लिए कुछ भी उनका जैसे फेवरेट, अगर वो लेके आते हैं, हम्म, घर से लंच लाते हैं, हम्म, तो वही वही हो जाता है, वो वही साथ में हम लोग शेयर करवाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। ओके। लेकिन आप क्या हाँ। क्या कराओगी? खाने की एक्टिविटी आपको लेना है बच्चे के साथ, तो आप क्या क्या कराओगे उसके लिए? मैम जैसे खाने की एक्टिविटी में अगर मैंने कुछ फल ले लिया तो उसको कैसे पहले वॉश करेंगे, फिर उसको हम्म, ऐसे हम्म, मतलब काट के कैसे हम्म। वो सिखाना होगा। हाँ, तो जब भी हम कुछ एक्टिविटी कराते हैं तो बच्चे यस का मैम। इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे यस मैम। आपने अभी बोला कि मैं कुछ फ्रूट बच्चे को ले जाके धुलवाऊंगी और उसको जी फिर जी। खाने बोलूंगी, तो इस तरह से हाँ। आप बच्चे को एक फ्रूट से परिचित करवा रही हो। और वो जी मैम। फ्रूट खाने के पहले हमें किस किस चीजों का ध्यान रखना है वो भी आप उसको बता रहे हो, कि आप उसको ले जा जी रहे हो, उसको धुलवा रहे हो, उसको कटवा रहे जी। हो, तो पूरी एक्टिविटी में आप बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हो। तो इस जी तरह जी। से आपको पूरी एक्टिविटी में बच्चे को इन्वॉल्व करके चीजों को दिखाना है, ठीक है। जी मैम। जी बोलेंगी मैम। तो आप बोलेंगी भी, लेकिन दिखा के भी या छुआ के भी उन्हें बताना जरूरी है। पर मैं तो छुआ सकती हूँ, दिखा कहाँ? दिखा के तो दिक्कत है ना आ, मैम। आ- आप नहीं, पर हो सकता है बच्चे में अगर थोड़ा भी विजन है बच्चा देखेगा, यस मैम। ठीक है। जी मैम। हम्म, ओके। ठीक है। मैम मेरा क्वेश्चन है, जी मैम जैसे जो भी बच्चे टोटली डेफ ब्लाइंड हैं, जी तो उनको कैसे कोई भी एक्टिविटी कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे? क्योंकि वो बच्चे मतलब टोटल डेफ ब्लाइंड है, उन्हें मालूम भी नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों जी करने जा रहे हैं। और जी। उम्र का तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए 6 ईयर का बच्चा है, हम्म। तो उसे कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, करने क्या जा रहे हैं, और वो ओके कैसे रिएक्ट करते हैं? ओके। तो जैसे आप बोल रही है कि 6 साल का बच्चा है, कई बार बच्चे मैंने जैसे बोला बहुत डिफेंसिव होता है, टच को या छू के किसी चीजों को एक्सप्लोर करना भी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कई बार जैसे सॉफ्ट टच या हार्ड टच उसको लेके भी बहुत डिफेंसिव होता है। तो हम सबसे पहले जब बच्चों के साथ कुछ इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ जैसे अगर आप सोचिए कुछ बॉल्स किसी चावल में या किसी गेहूं में रख के बॉल उनको निकालने के लिए बोल रही हूँ, तो मैं तुरंत उनका हाथ नहीं डाल दूंगी। हम उसको हैंड अंडर हैंड टेक्निक पहले देंगे। मतलब मेरा हाथ चावल या गेहूं में रहेगा और मेरे हाथ पे बच्चे का हाथ रहेगा, तो बच्चे को भी पता है कि मैं सेफ हूँ, क्योंकि मेरी टीचर का हाथ उस वस्तुओं में है या उस चावल या गेहूं में है या वो कुछ एक्सप्लोर कर रही है। बच्चा को ये सेफ्टी मिल जाती है कि मेरा हाथ सेफ है, पहले मेरी टीचर एक्सप्लोर कर रही है। जब मेरी टीचर एक्सप्लोर कर लेगी तो मुझे भी समझ आएगा कि हाँ, कि ये चीज सेफ है और मैं भी कर सकता हूँ टीचर के साथ। तो जब भी हम लोग कुछ भी ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों को, तो हैंड अंडर हैंड का इस्तेमाल करते हैं, कि मेरा हाथ सबसे पहले चीजों पे रहेगा और बच्चे का हाथ मेरे ऊपर रहेगा। तो बच्चे को भी पता है कि टीचर मेरी कुछ एक्सप्लोर कर रही है और मैं भी टीचर के साथ में हूँ, ठीक है। बाद में जब थोड़ा बच्चे में समझ आने लगे कि हाँ अच्छा, हम दोनों ने मिलके
कुछ गेंदें निकाली हैं या कुछ भी चीजें निकाली हैं, तो हो सकता है कि बच्चा धीरे धीरे उस चीज से अवगत हो और खुद भी करने की शुरुआत करे। बाद में हम जाते हैं हैंड ओवर हैंड असिस्टेंस पे, मतलब बच्चे का हाथ चीजों पे रहेगा और मेरा हाथ बच्चे के हाथ पे रहेगा। तो हैंड अंडर हैंड शुरुआत में, और हैंड ओवर हैंड जब बच्चा थोड़ा सा चीजों से परिचित हो जाए, अवगत हो जाए या कंफर्टेबल फील करे, तब फिर मैं हैंड ओवर हैंड का असिस्टेंस दूंगी। तो इस तरह से चीजों की पहचान करवाई जाती है। तुरंत किसी भी चीज पे ले जाके बच्चे का हाथ नहीं रखा जाता। अगर आप ही सोचिए, अगर हमने आंखें बंद कर दी हैं और हमें कोई जैसे अनानास हुआ या मस्क, कुछ भी किसी भी तरह का जो रफ तरह की चीजें हैं, किसी ने हमारी हाथ में लाके दे दिया कि इसको पकड़ो और छुओ, हम कैसा फील करेंगे? एकदम वो जो चुभन होगी हाथ में, तुरंत हाथ झटक देंगे। तो वैसे ही बच्चों के साथ भी है। तो वो ऐसा नहीं है कि तुरंत आप ले जाके चीजों पे रख दें, आप थोड़ा सा हैंड अंडर हैंड और हैंड ओवर हैंड बाद में इस्तेमाल करें। मोहिता, थैंक यू मैम। हाँ, ओके, थैंक यू। हमारे किसी अन्य प्रतिभागी का अगर कोई प्रश्न है तो मैडम से पूछ सकते हैं। मुझे लगता है मैडम हमारे जितने भी प्रतिभागी थे उन सभी के गौरांश जी कोई प्रश्न है आपका? एक्चुअली सर मैं माधवी बोल रही हूँ, माधवी तिवारी। सर मेरा इसमें गलती से मेरे बेटे का नाम आ रखा है, तो सर जो सर्टिफिकेट इशू होगा तो वो सर मेरे नाम से सर कैसे होगा सर? इसमें कुछ एडिट सर्टिफिकेट से रिलेटेड प्रश्न आप बाद में पूछ सकते हैं। इस टाइम अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछ लीजिए। सर मेरे पास अभी क्वेश्चन नहीं है सर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। मैडम, आपके द्वारा आज विषय पर जो भी ज्ञानवर्धन हम लोगों का किया गया है, निश्चित रूप से हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो पाए होंगे, और बहुत सारी उनकी क्वेरीज थी वो भी यहाँ पर शायद उनका आंसर उनको मिल पाया होगा। हेलन केलर डे के दिन हमारे जितने भी प्रतिभागी हमारे साथ उपस्थित हैं उन सभी को शुभकामनाएं। और मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने विषय से संबंधित जो भी हमारी क्वेरीज थी उनको उनका सॉल्यूशन किया, और हम सभी लोग निश्चित रूप से बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे और अपनी फील्ड में उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आपका समय बहुत ही कीमती है, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए मैं संपूर्ण सीआरसी परिवार इसका आपका सदैव आभारी रहेगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, हम सभी के साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। सीआरसी लखनऊ की तरफ से हम सभी की तरफ से आपको फिर से मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी कुछ न कुछ लेके जा रहे हैं, और जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि हम सभी लोग इसे कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे। आप सभी को हेलन केलर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। मैडम, ये सीआरई ये जो हमारा वेबिनार है वो यहीं पे समाप्त होता है, और हम सभी एग्जिट कर सकते हैं। आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका सर्टिफिकेट आपकी ईमेल आईडी पर आपको मिल जाएगा। गौरांश जी का सवाल था, आप प्लीज सीआरसी लखनऊ को एक मेल कर दीजिएगा जिससे कि आपका सर्टिफिकेट जब आपको प्रोवाइड किया जाए तो वो आपका जो करेक्ट नेम है उससे आपको प्रोवाइड हो पाए। तो प्लीज आप सीआरसी लखनऊ को एक मेल जरूर कर दें। सीआरसी लखनऊ की जो मेल आईडी है वो मैं आपको भेजे दे रहा हूँ। लिख भी सकते हैं, crclkoit@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। ओके सर, crclk
info@gmail.com मैं लिख देता हूँ। आप सभी लोग मैसेज बॉक्स में देख सकते हैं। सर जी थोड़ा धीरे बोलिए। भाई साहब मैसेज बॉक्स में देख लीजिए। ओके ओके। हाँ, मैसेज बॉक्स में मैंने टाइप कर दिया है, वहां पे आप देख सकते हैं। ये वेबिनार यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप सभी को। थैंक यू विकास जी। मैम, थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।